हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। साथियों, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल साइंस के पार्ट बायोलॉजी से जैव विविधता पार्ट अपना चल रहा है बायोडाइवर्सिटी, जिसमें हम वर्गीकरण को डिस्कस कर चुके हैं, पंच जगत प्रणाली को पूरी तरह एक्सप्लेन कर चुके हैं और आज उसी जैव विविधता का ही सेकेंड पार्ट अनुकूलन अडेप्टेशन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और स्टूडेंट्स, टॉपिक डिस्कस करने से पहले सब्सक्राइब कर दें हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दें, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको जनरल साइंस का कंप्लीट मैटर मिलने वाला है, चाहे वह फिजिक्स हो, चाहे वह बायोलॉजी हो, चाहे वह केमिस्ट्री हो। तो यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए आप लोग, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। इसके साथ साथ मैथ के वीडियो भी अपलोड किए जा रहे हैं, जिसमें मैंने सबसे पहले पार्ट उठाया है जियोमेट्री, ज्यामिति। तो जैव विविधता का सेकंड पार्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अनुकूलन यानी अडेप्टेशन। अब अडेप्टेशन क्या है? देखो, हमने पढ़ा कि पृथ्वी पर बहुत प्रकार के जीव अलग अलग वातावरण में पाए जाते हैं। जैसे पक्षी है, वो नभचर है, ज़्यादातर वायु में रहता है। इसके अलावा जो मछलियां हैं वो ज़्यादातर पानी में रहती हैं। तो ये सारा हमने जैव विविधता में पढ़ा। तो जब बहुत सारे जीव हैं वो अलग अलग वातावरण में पाए जाते हैं, यानी वातावरण उनके लिए समान नहीं होता, तो वो विशेष वातावरण में रहने के लिए खुद को उसके योग्य बना लेते हैं। वातावरण विशेष में रहने के लिए खुद को उसके योग्य बना लेते हैं। इस वातावरण विशेष में रहने के लिए जो योग्यता उनके द्वारा अर्जित की जाती है वही योग्यता कहलाती है अनुकूलन। तो विशेष वातावरण में रहने के लिए उनके जो ये मान लें हम लोग कि जो क्रियाएं हैं, जो आकार की है, संरचना है, जो व्यवहार है, वो सारा कुछ बदल जाता है। वातावरण विशेष के अकॉर्डिंग ही वो चेंज हो जाता है, यानी वो उस वातावरण विशेष में रहने के लिए अपने आप को योग्य बना लेते हैं। इसी योग्यता को अर्जित करना ही अनुकूलन कहलाता है। और हम लोग अनुकूलन जो है वो पादपों में भी पढ़ेंगे और जंतुओं में भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम पढ़ रहे हैं पादपों में अनुकूलन। पादपों में अनुकूलन, अडेप्टेशन इन प्लांट। सबसे पहले तो देखें, आवास के आधार पर पादपों को हम 5 भागों में बांटते हैं। आवास के आधार पर पादप बांटे गए कितने भागों में? 5 भागों में। कौन कौन से? नंबर 1, जलोदभिद हाइड्रोफाइट्स। जलोदभिद हाइड्रोफाइट्स। नंबर 2, मरुदभिद जीरोफाइट्स। मरुदभिद जीरोफाइट्स। सेकंड है मरुदभिद जीरोफाइट्स। थर्ड है समोदभिद मीजोफाइट्स। समोदभिद मीजोफाइट्स। समोदभिद मीजोफाइट्स। फोर्थ है शीतोदभिद क्रायोफाइट्स। शीतोदभिद क्रायोफाइट्स। और लास्ट है लवण मृदोदभिद हेलोफाइट्स। लवण मृदोदभिद हेलोफाइट्स। लवण मृदोदभिद यानी हेलोफाइट्स। तो ये 5 प्रकार के पादप जो हैं वो आवास के आधार पर बांटे गए हैं। जलोदभिद यानी जल प्लस उद्भिद, जल प्लस उद्भिद।
जल प्लस उद्भिद, ए प्लस ओ बन जाता है जलोद्भिद, गुण संधि का उदाहरण है। तो संधि भी कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये सारे जो आपने लिखे हैं, जलोद्भिद, जल प्लस उद्भिद, समोद्भिद, सम प्लस उद्भिद, शीतोद्भिद, शीत प्लस उद्भिद, लवण मृदोद्भिद यानी लवण मृदा प्लस उद्भिद। तो ए प्लस ऊ से ओ बन रहा है तो गुण संधि का उदाहरण है। ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। एक पार्ट और आपका, ए प्लस ऊ बराबर ओ बनता है। क्लियर? तो बीच बीच में जहाँ कहीं यूज होगी वहाँ बताता जाऊँगा आपको। जलोद्भिद, जल प्लस उद्भिद यानी जल में उगने वाले, जल में उगने वाले। मरुद्भिद जो मृदा में उगते हैं, रेतीली मृदा में उगते हैं, मरुस्थल में पाए जाते हैं, उन्हें हम मरुद्भिद या शुष्कोद्भिद कहते हैं। शुष्क प्लस उद्भिद, शुष्क वातावरण में उगने वाले। समोद्भिद जो सम वातावरण, जहाँ वर्ष भर एक जैसा वातावरण बना रहता है वहाँ उगते हैं, वो समोद्भिद कहलाते हैं। शीतोद्भिद, शीत प्लस उद्भिद जो ठंडे स्थानों पर बर्फीली जगह पर उगते हैं वो शीतोद्भिद कहलाते हैं। लवण मृदोद्भिद यानी जो लवणीय मृदा में उगते हैं उन्हें हम लवण मृदोद्भिद के नाम से जानते हैं। अब यहाँ इन्हें ग्रोथ करने के लिए विशेष वर्धन, जो जल में उग रहा है उसे ग्रोथ करने के लिए कुछ विशेष संरचनाएं उनमें पाई जाती हैं, विशेष विशेषताएं उनमें पाई जाती हैं। उन्हीं विशेषताओं को हम वन बाई वन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, इनमें मूल तंत्र जो होता है जलोद्भिद में, मूल तंत्र जो होता है वो अल्प विकसित होता है। आपसे कोई ना कोई विशेषता पूछी जाएगी तो इनमें मूल तंत्र अल्प विकसित होता है। क्यों? क्योंकि जड़ का मुख्य कार्य क्या है? जड़ का मुख्य कार्य है जल का अवशोषण करना, और ये ऑलरेडी जल में है, इसलिए इन्हें जड़ विकसित जड़ों की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये जल में या ऐसी मृदा में उगते हैं जहाँ जल की प्रचुरता है। तो इनमें जड़ें जो होती हैं वो बहुत कम विकसित होती हैं, मूल तंत्र अल्प विकसित होता है। दूसरा बी, सेकंड पॉइंट, इनमें रूट कैप नहीं पाई जाती। रूट कैप, मूल रोम भी नहीं पाए जाते, क्योंकि मूल रोम का कार्य भी जड़ों का अवशोषण करना है। और मूल रोमों के स्थान पर, मूल रोमों के स्थान पर मूल पॉकेट, रूट पॉकेट्स पाई जाती है। मूल कोटरिकाएं, मूल कोटरिकाएं, रूट पॉकेट्स, मूल कोटरिकाएं पाई जाती हैं, इनमें रूट पॉकेट्स पाई जाती हैं। इंपॉर्टेंट है। सी, तना जो होता है कोमल, तना कोमल होता है और लचीला होता है। कोमल होता है, लचीला होता है और पतला होता है। कोमल, लचीला और पतला, ताकि वो जल प्रवाह के साथ इधर उधर आसानी से हिल सके। नहीं तो अगर वो कठोर होता तो पानी का प्रवाह जैसे ही तेज होता उस तने को तोड़ देता। इसलिए तना कोमल होता है, लचीला होता है और पतला होता है। पत्तियां जो होती हैं वो कटी फटी होती हैं, रिबन के समान होती हैं, ताकि वो भी इधर उधर जो है वो पानी के प्रवाह के साथ इधर उधर बह सकें। तो पत्तियां जो होती हैं वो कटी फटी और रिबन जैसी होती हैं। पत्तियां जो जल निमग्न, जल में डूबे हुए पौधे होते हैं, उनकी पत्तियां कटी फटी व रिबन के समान होती हैं, रिबन के समान होती हैं। पत्तियां जो जल में डूबे हुए पौधे, जल निमग्न पौधों की पत्तियां जो होती हैं वो कटी फटी और रिबन के समान होती हैं। इसके अलावा इनके जो बीज होते हैं और जो फल होते हैं वो बहुत ही हल्के होते हैं। बीज व फल हल्के, हल्के बीज व फल। क्यों? क्योंकि इनमें जो प्रकीर्णन होना है, जो अंकुरन होना है, जो परागन होना है वो जल के द्वारा ही होना है। तो परागन है, प्रकीर्णन है, वो सारा जल के द्वारा ही होना है। अगर वो भारी होते तो वो डूब जाते, इसलिए वो हल्के होते हैं ताकि वो जल के साथ प्रवाहित हो सके, जल के साथ तैर सकें। इसके अलावा इनमें यांत्रिक उत्तक का अभाव होता है। यानी हमने यांत्रिक उत्तक क्या, जो उसे मजबूती देता है, तो हमने पहले ही कहा कि ये लचीले होते हैं, लचीले होते हैं तो यांत्रिक उत्तक का अभाव ही होने वाला है यहाँ। और इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, कुछ पौधों की जो जड़ें होती हैं वो प्रकाश संश्लेषण करने के लिए हरे रंग की हो जाती हैं, जिन्हें हम स्वांगीकारी जड़ें, अनुकूलन में जैव विविधता में पढ़ के आए हैं, एसिमिलेटरी रूट्स, स्वांगीकारी जड़ें बोलते हैं। तो स्वांगीकारी जड़ें इन्हीं में पाई जाती हैं।
कुछ पौधों की जड़ें प्रकाश संश्लेषण के लिए हरी हो जाती हैं, जिन्हें हम स्वांगीकारी जड़ें कहते हैं। उदाहरण सिंघाड़ा। सारे पौधों की तो नहीं, कुछ पौधों की जड़ें। उदाहरण सिंघाड़ा। सिंघाड़े की जो जड़ें हैं वो हरी हो जाती हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो स्वांगीकारी जड़ें जो हैं वो सिंघाड़े में पाई जाती हैं। स्वांगीकारी जड़ें सिंघाड़े में पाई जाती हैं। तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, सिंघाड़े में स्वांगीकारी जड़ें होती हैं। उसके बाद हम बात करें, इसके एग्जाम्पल देख लो जो पूछे जाते हैं हमारे से। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है हाइड्रीला। हाइड्रीला जलीय पादप का उदाहरण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है हाइड्रीला। हाइड्रीला जलीय पादप है। इसके अलावा वैलीसनेरिया, वैलीसनेरिया भी जलीय पादप है। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ही करेंगे हम। हाइड्रीला है, वैलीसनेरिया, आइकोर्निया। आइकोर्निया भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आइकोर्निया। इसके अलावा कमल के बारे में पता होगा आपको, सिंघाड़े का पता होगा, वैलीसनेरिया और सैजिटेरिया। सैजिटेरिया भी जलीय पादप है, सैजिटेरिया। तो इनमें से कोई एग्जाम्पल हो सकता है, आपसे पूछ ले, सैजिटेरिया और वैलीसनेरिया। वैलीसनेरिया। तो ये जलीय पौधों के मुख्य एग्जाम्पल हैं आपके सामने। उसके बाद हम बात करें मरुद्भिद की। मरुद्भिद यानी जो मरुस्थल में उगते हैं, ऐसी मृदा में उगते हैं जहाँ जल की बहुत ही कमी होती है। मरुद्भिद, शुष्कोद्भिद भी बोलते हैं इनको। शुष्क वातावरण में उगने वाले शुष्कोद्भिद। तो जहाँ बहुत ज़्यादा कमी है पानी की, वहाँ उगते हैं। तो जो पानी की कमी है तो इनमें मूल तंत्र बहुत ज़्यादा विकसित होता है। जलीय में तो बहुत कम विकसित था क्योंकि वहाँ पानी की प्रचुरता थी, लेकिन इनमें विकसित मूल तंत्र पाया जाता है। विकसित मूल तंत्र यानी जड़ें बहुत ज़्यादा गहराई में चली जाती हैं। जड़ें जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा गहराई में चली जाती हैं। इसके अलावा इनमें मूल रोम पाए जाते हैं। मूल रोम पाए जाते हैं ताकि छोटी मोटी जगह में भी वो एंटर कर सकें। जड़ें जो है ज़मीन में छोटी मोटी जगह भी कहीं दिख जाए तो वहाँ से मूल रोम एंटर हो जाते हैं और वहाँ से भी पानी निकाल के ले आते हैं। तो मूल रोम पाए जाते हैं। इसके अलावा सुरक्षा के लिए इनमें रूट कैप भी पाया जाता है, मूल गोप भी पाया जाता है ताकि घर्षण के कारण कहीं जड़ टूट ना जाए। रूट कैप भी पाया जाता है। तना जो होता है वो काष्ठीय होता है, यानी उनमें यांत्रिक उत्तक पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ अंधेरियाँ चलती हैं फुल। तो वहाँ अगर ऐसा कोमल तना होता तो वो टूट जाता। तो तना जो होता है वो ज़्यादातर काष्ठीय होता है। और इसके अलावा तना कई पादपों में, कुछ मरुद्भिद पादपों में तना हरा होता है। हरा तना भी इनमें पाया जाता है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हरा तना भी इनमें पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। और इसके अलावा वो तना मांसल भी होता है और जल संग्रह भी कर लेता है। तो तना हरा भी होता है और मांसल भी होता है। हरा तना प्रकाश संश्लेषण कर लेगा, मांसल तना जो होगा वो जल का अवशोषण कर लेगा। उदाहरण ग्वार पाठा। ग्वार पाठा। नागफनी, नागफनी में भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा इसमें ग्रीष्म ऋतु में, क्योंकि पानी की कमी है और गर्मी में पानी जो है वो वाष्प बनकर उड़ता है, वातावरण के अंदर वाष्प बनकर उड़ता है, तो पानी की और ज़्यादा कमी हो जाती है। पौधों की पत्तियों से भी क्या होता है, वो पानी निकलने लगता है। इसलिए क्या होता है, गर्मी में इनकी पत्तियाँ या तो झड़ जाती हैं, गर्मी में इनकी पत्तियाँ या तो क्या होगा, झड़ जाएंगी, और अन्यथा इन पौधों की पत्तियाँ जो होती हैं वो कांटों में रूपांतरित होती हैं। इन पौधों की पत्तियाँ जो होती हैं वो कांटों में रूपांतरित होती हैं। पत्तियाँ कांटों में रूपांतरित होती हैं। तो कांटे उदाहरण है किसका, तने का, पत्ती का, जड़ का। तो कांटे जो है पत्ती का उदाहरण है। पत्तियाँ जो होती हैं वो कांटों में तब्दील हो जाती हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी विशेषता कि इनमें जो रंध्र होते हैं वो अंदर धसे हुए होते हैं, पूरी तरह रंध्र अंदर धसे होते हैं, क्योंकि अगर पत्तियों की सतह पर रंध्र होते हैं तो वाष्प बनकर पानी उड़ जाता। रंध्र जो होते हैं वो पूरी तरह अंदर धसे हुए होते हैं, जिन्हें हम गर्ती रंध्र कहते हैं। गर्ती रंध्र। गर्ती रंध्र विशेषता है किसकी, गर्ती रंध्र विशेषता है मरुद्भिद पादपों की। तो गर्ती रंध्र होते हैं या पत्तियों की निचली सतह पर पाए जाते हैं, या फिर पत्तियों की निचली सतह पर पाए जाते हैं, क्योंकि ऊपर वाली सतह पर तो सूरज का सीधा प्रकाश पड़ेगा। तो रंध्र जो होंगे वो या तो गर्ती होंगे
या पत्तियों की निचली सतह पर होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गर्ती रंध्र विशेषता है सनकन स्टोमेटा बोलते हैं। सनकन स्टोमेटा विशेषता है किसकी? मरुद्भिद पादपों की। मरुद्भिद पादपों की विशेषता है। और इसके अलावा इनमें जो बीज होते हैं या जो फल होते हैं उनके चारों ओर एक कठोर आवरण पाया जाता है। बीज और फल के चारों ओर कठोर आवरण पाया जाता है। कठोर आवरण बीज और फल के चारों ओर। बीज व फल के चारों ओर कठोर आवरण पाया जाता है। उदाहरण देखोगे तो नागफनी जो है वो मरुद्भिद है, कैक्टस जो है वो मरुद्भिद है, ग्वारपाठा मरुद्भिद है, तो थोर मरुद्भिद है, नागफनी। उदाहरण इंपॉर्टेंट में नागफनी है आपके पास, कैक्टस है, कैक्टस, ग्वारपाठा है, ग्वारपाठा, और इसके अलावा थोर है। तो ये जो है मरुद्भिद पौधे हैं। तो ये विशेषताएं हैं मरुद्भिद पादपों की। उसके बाद चलें हम सम उद्भिद पे। सम उद्भिद यानी मीजोफाइट। तो ऐसे पौधे, सम उद्भिद क्या है? ऐसे पौधे जो ऐसे वातावरण में उगते हैं जहाँ सामान्य जल है, सामान्य आर्द्रता है और सामान्य ही ताप है। यानी नॉर्मल कंडीशन में जो डेवलप होते हैं, नॉर्मल कंडीशन में जो विकसित होते हैं, नॉर्मल कंडीशन में जो वृद्धि करते हैं, ऐसे पौधे जो होते हैं वो सम उद्भिद होते हैं। तो इनमें वृद्धि और जनन के लिए सभी आदर्श परिस्थितियां पाई जाती हैं। सभी आदर्श परिस्थितियां जो होती हैं वो मीजोफाइट में पाई जाती हैं। और जो हम लोग बागवानी करते हैं, उद्यान पौधे लगाते हैं और फसलें लगाते हैं, वो समोद्भिद का ही एग्जाम्पल हैं। सारी उद्यान पौधे और फसली पौधे जो है वो समोद्भिद का ही एग्जाम्पल है। इनमें रंध्र जो होते हैं पत्तियों की दोनों सतह पर पाए जाते हैं। पादप पूर्ण रूप से विकसित होता है और सुविकसित मूल तंत्र पाया जाता है। मूल रोम पाई जाती है, मूल गोप पाई जाती हैं। तना वायवीय होता है, शाखित होता है, मोटा होता है, कठोर होता है। तो इनसे बहुत कम चांस होता है क्वेश्चन आने का। इसमें सारे उद्यान पौधे, जितने भी बाग में पौधे लगते हैं, उद्यानी पौधे और फसली पौधे जो हैं वो एग्जाम्पल हैं समोद्भिद का, क्योंकि इनके लिए सारी कंडीशन जो होती हैं वो बेटर होती हैं। तो उद्यानी पौधे और फसली पौधे इसका एग्जाम्पल हैं। रंध्र पत्तियों की दोनों सतह पर पाए जाते हैं और तना वायवीय होता है, शाखित होता है। देखें आपने हमारे जो नॉर्मल कंडीशन फसली पौधे सबने देखे होंगे, तना शाखित होएगा। बागवानी देखी होगी, जैसे कि नीम का पादप लगता है तो उसमें तना शाखित होता है, हर शाखा पर वो फल लगे होते हैं। वायवीय होता है, मोटा होता है, कठोर होता है। पत्तियों की दोनों सतह पर रंध्र पाए जाते हैं। पादप पूर्ण रूप से विकसित होता है, मूल तंत्र भी विकसित होता है ताकि वो जमीन से भी पानी ले सके और पौधे को उपलब्ध करवा सके। तो ये विशेषता होती है समुद्भिद की। तो इससे बहुत कम प्रोबेबिलिटी रहती है क्वेश्चन पूछे जाने की, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो जो कहीं ना कहीं कुछ अलग होगा वहाँ से निकलता है। जैसे शीतोद्भिद है, शीतोद्भिद भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रायोफाइट। इसमें क्या होता है, जो पौधे शीत आवास में उगते हैं, बर्फीली भूमि पर उगते हैं, वो शीतोद्भिद होते हैं। जैसे मोस है, लाइकेन है और सबसे इंपॉर्टेंट साल्मोनेला। मोस है, लाइकेन है और सबसे इंपॉर्टेंट है साल्मोनेला। साल्मोनेला सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी क्लियर करूंगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहली बात तो शीत आवास के पौधे जो होते हैं वो बर्फीले स्थान पर उगते हैं, बर्फीली भूमि पर उगते हैं। तो इनके ऊपर बर्फ की एक बिल्कुल चद्दर चढ़ी होती है, ढके होते हैं ये। और ये जो बर्फीली भूमि पर उगते हैं वो तभी डेवलप होते हैं जब बर्फ़ पिघल जाती है। बर्फ़ जब पिघल जाती है तब वो पौधे पूरी तरह डेवलप हो जाते हैं, नहीं उग जाते हैं। बर्फ़ के पिघलने पर ही ये पौधे उगते हैं। बर्फीली भूमि पर पाए जाने वाले पौधे बर्फ़ के पिघलने पर उगते हैं, बर्फ़ के पिघलने पर ही उगते हैं। और क्योंकि वो थोड़े समय के लिए ही बर्फ़ पिघलती है, जब थोड़ी बहुत गर्मी आती है तभी वो बर्फ़ पिघलती है। तो ये अल्पकालिक होते हैं, यानी थोड़े समय में ही अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है कि किस आवास के पौधे
अल्पकालिक होते हैं या कौन से पौधे अल्पकालिक होते हैं? तो शीतोद्भिद पौधे अल्पकालिक होते हैं क्योंकि वो बर्फ़ के पिघलने पर ही उगते हैं। तो उसी दौरान जिस दौरान बर्फ़ पिघली हुई है उसी दौरान वो अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं, यानी ये अल्पकालिक होते हैं। अब मैंने कहा साल्मोनेला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों है? देखो साल्मोनेला इंपॉर्टेंट, साल्मोनेला एक ऐसा पुष्पी पादप है जो बर्फ़ के नीचे दबा हुआ रहता है, बर्फ़ के नीचे दबा हुआ रहता है, लेकिन जब इसमें पुष्पन की क्रिया होने लगती है, जब इसमें पुष्प निकलने लगते हैं तो जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उस ऊष्मा से बर्फ़ पिघल जाती है। तो ये बर्फ़ के नीचे दबा हुआ होता है और जब पुष्पन की क्रिया आती है इसके अंदर तब बर्फ़ पिघल जाती है, ऊष्मा जो निकलती है उससे बर्फ़ पिघल जाती है और इसका केवल पुष्प ही बाहर निकलता है, बाकी ये सारा बर्फ़ के अंदर दबा होता है। तो साल्मोनेला का केवल पुष्प ही बर्फ से बाहर निकलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, पुष्प ही बर्फ से बाहर निकलता है। तो ये सामान्यतः क्या होता है, बर्फ में दबा हुआ होता है, लेकिन जब पुष्पन की क्रिया होने लगती है तो उस पुष्पन की क्रिया में जो ऊष्मा निकलती है उससे वो बर्फ पिघल जाती है और इसका पुष्प जो होता है वो बर्फ से बाहर आ जाता है। तो साल्मोनेला एक ऐसा बर्फीला पौधा है, ऐसा पुष्पी पौधा है जो बर्फ़ के नीचे दबा हुआ होता है और पुष्पन के समय जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उससे वो बर्फ़ पिघल जाती है और इसका केवल पुष्प जो होता है वो बर्फ़ से बाहर आता है। अब चले हम लवण मृदोद्भिद। लवण मृदोद्भिद यानी ऐसे पौधे जो लवणीय मृदा में उगते हैं, ऐसी मृदा में उगते हैं जहाँ लवणों की जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड इनकी प्रचुर मात्रा होती है और ऐसी मृदा में पाए जाने वाले पौधों को हम लोग मैंग्रोव वनस्पति के नाम से जानते हैं। मैंग्रोव वनस्पति, जिसके बारे में हम अनुकूलन में भी पढ़ चुके हैं कि इनमें श्वसन मूलें पाई जाती हैं, न्यूमेटोफोर पाए जाते हैं, श्वसन मूल न्यूमेटोफोर पाए जाते हैं। न्यूमेटोफोर, इसमें क्या होता है, जड़ें जो होती हैं वो भूमि में जाती हैं, लेकिन भूमि जो होती है उसमें जलाक्रांत मृदा है जिसमें ऑक्सीजन का अभाव है। जलाक्रांत मृदा जिसमें ऑक्सीजन का अभाव है, इसलिए वो जड़ें ज़मीन से, ये मान लो भूमि थी तो जड़ें भूमि के अंदर गई, लेकिन भूमि में ऑक्सीजन का अभाव था, इसलिए वो जड़ें वापस बाहर की ओर आ गई, भूमि से बाहर की ओर आ गई। ऐसी जड़ों को हम श्वसन मूल के नाम से जानते हैं, न्यूमेटोफोर के नाम से जानते हैं। अब इनमें यहाँ रंध्र पाए जाते हैं जो वायुमंडल से ही ऑक्सीजन ग्रहण कर लेते हैं और पूरे पौधे को उपलब्ध करवा देते हैं। तो जड़ें ज़मीन में जाती हैं, लेकिन ज़मीन जो होती है उसमें जलाक्रांत होने के कारण ऑक्सीजन का अभाव होता है, इसलिए जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और वो जड़ें ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होकर, यानी गुरुत्वाकर्षण के बिल्कुल अपोजिट वृद्धि करने लग जाती हैं और ज़मीन से वापस बाहर आ जाती हैं। दलदली पादपों में ऐसी स्थिति पाई जाती है। अब इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इनमें जो बीज का अंकुरण होता है वो फल के भीतर ही हो जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, फल के अंदर ही बीज का अंकुरण हो जाता है, बीज अंकुरित हो जाता है फल के अंदर ही, फल के अंदर ही बीज अंकुरित हो जाता है, जिससे मूलांकुर और बीज पत्राधार वगैरह बन जाते हैं सारे, यानी नवोद्भिद बन जाता है। तो ये मूलांकुर वगैरह इससे बन जाते हैं। उसके बाद ये जो नवोद्भिद होता है, फल के अंदर बीज अंकुरित होता है और नवोद्भिद तैयार हो जाता है और ये सीधा, जैसे मान लो यहाँ कोई फल लगा हुआ है, इस फल के अंदर ही बीज का अंकुरण हो जाएगा, मूलांकुर वगैरह विकसित हो जाएंगे, इसके नवोद्भिद तैयार हो जाएगा। उसके बाद ये सीधा ऊर्ध्वाधर स्थिति में ही यहाँ गिरेगा और यहाँ मूलांकुर जो है वो ज़मीन के अंदर धस जाएगा, मूलांकुर ज़मीन के अंदर धस जाएगा। ऐसे अंकुरण को हम लोग बोलते हैं जरायुज अंकुरण, जरायुज अंकुरण, सजीव प्रजक अंकुरण, जरायुज वीवी पैरी, जरायुज अंकुरण, वीवी पैरी, वीवी पैरी, जरायुज अंकुरण, वीवी पैरी, जरायुज अंकुरण या सजीव प्रजक अंकुरण, यानी सीधा ही सजीव को ही जन्म देते हैं। ये बीज बूज नहीं बनता, बीज जो होता है वो फल के अंदर ही तैयार हो जाता है और नवोद्भिद बन जाता है, मूलांकुर वगैरह उससे निकल जाते हैं और फिर वो सीधा गिरता है बिल्कुल और मूलांकुर ज़मीन के अंदर धस जाता है उसका।
तो जरायुज अंकुरन विशेषता है किसकी? लवण मृदोद्भिद की, हेलोफाइट्स की। लवण मृदोद्भिद की विशेषता है क्या? जरायुज अंकुरन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने पादपों के अनुकूलन के बारे में पढ़ा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, समझ आया है, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। इसमें भी लवण मृदोद्भिद में भी आपको बता दूं थोड़ा सा मैं, राइजोफोरा पहले भी अलग डिस्कस किया हुआ हमने राइजोफोरा को। राइजोफोरा लवण मृदोद्भिद प्लांट है, राइजोफोरा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। राइजोफोरा लवण मृदोद्भिद का उदाहरण है, राइजोफोरा। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में जंतुओं के अनुकूलन के साथ। धन्यवाद।